माँ, मुझे लगता है ये पीलू का काम है। उसने मेरे क्रेडिट कार्ड से पूरा बैंक ही खाली कर दिया है। एक बार टिल्लू चिड़ा दूसरे जंगल में अनाज लेने के लिए जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात पीलू चिड़िया से होती है। फिर वे दोनों शादी कर लेते हैं। फिर टिल्लू पीलू को घर लेकर आ जाता है। टिल्लू की माँ बबली पीलू को देखकर बहुत खुश होती है और टिल्लू से कहती है, वाह टिल्लू, तूने तो बहुत ही सुंदर बहू लेकर आया है। टिल्लू कहता है, माँ जी, अगर मैं आपके भरोसे रहता तो आप तो एक घरेलू बहू टिका देती मेरे साथ। बबली कहती है, अरे कमबख्त, तो तू क्या कह रहा है कि ये पीलू घर का काम नहीं करेगी? पीलू कहती है, नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत सोचिए, मैं आप सबकी बहुत सेवा करूंगी। बबली कहती है, बहुत अच्छी बात है बहू, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। तेरे ये सोने के जेवरात तो बहुत ही सुंदर हैं। तुमने इतने सारे कीमती जेवरात पहन के रखे हैं, जरूर तुम अमीर घर से हो। पीलू कहती है, हाँ माँ जी, मैं बहुत अमीर घर से हूँ। मेरा मायका बहुत अमीर है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक संस्कार दिए हैं कि ससुराल जाते साथ ही पूरे जेवरात अपनी सास को दे देना। ये सुनकर बबली बहुत खुश हो जाती है और अपने बेटे से कहती है, अरे टिल्लू, तेरी बीवी सुंदर होने के साथ साथ बहुत संस्कारी भी है। थोड़ी देर बाद पीलू अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये लीजिए सारे जेवरात, इसे आप अपने अलमारी में रख लीजिए। ला दे, मैं इसे अच्छे से लॉक में रख देती हूँ। इस तरह से पीलू अपने पूरे जेवरात बबली को दे देती है। अगले दिन जब बबली सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके गले में सोने की चेन नहीं है। वो तुरंत ही अपने बेटे और बहू को बुलाती है, अरे टिल्लू, पीलू, जल्दी आओ यहाँ पर। टिल्लू कहता है, क्या हुआ माँ, सुबह सुबह किस बात के लिए शोर मचा रही हो? बबली रोते हुए कहती है, क्या बताऊं बेटा, मेरे गले में जो 10 तोले की चेन थी वो अब गायब है। पता नहीं उसे रातों रात किसने चुरा लिया। पीलू कहती है, माँ जी, आपकी चेन कौन चुराएगा? याद कीजिए, आपने उसे कहाँ रख दी हो? अरे नहीं बहू, मैं उसे उतारी ही नहीं, तो मैं उसे रखूंगी कहाँ पर? पीलू कहती है, माँ जी, आप कल बाजार गई थी, लगता है बाजार में ही किसी ने आपकी चेन चुरा ली। चोर उचक्के ऐसे ही जगह घूमते रहते हैं। बबली कहती है, तू सही कह रही है बहू, कल मैं बाजार गई थी, हो सकता है वहीं पर चोरी हुई हो। सोच सोच कर परेशान हो गई थी कि आखिर चेन गई कहाँ। टिल्लू अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं देख रहा हूँ तुम आजकल बहुत भुलक्कड़ हो गई हो, क्यों ना तुम अपने घर की सारी चाबियाँ पीलू को दे दो। फिर बबली अपने पूरे घर की चाबी पीलू को दे देती है। बहू, इन चाबियों को संभाल के रखना, ये पूरे घर की चाबियाँ हैं। पीलू कहती है, माँ जी, आप ही इन चाबियों को रखे, मैं इनका क्या करूंगी? अरे नहीं बहू, अब तू ही इन्हें संभाल। देख नहीं रही क्या मेरी याददाश्त कितनी कमजोर होती जा रही है? इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। पीलू अपने परिवार पर विश्वास जमा लेती है। एक सुबह टिल्लू जब अनाज बेचने के लिए जा रहा होता है तो उसे एक भी अनाज की बोरी दिखाई नहीं देती है। वो अपनी माँ के पास जाकर उससे पूछता है, माँ, आपने अनाज की बोरियां देखी है क्या? नहीं बेटा, मैंने नहीं देखी, बहू से पूछ ले, उसी ने कहीं रख दी हो तो। तभी वहाँ पर पीलू आती है और कहती है, टिल्लू जी, मुझे तो आज शॉपिंग करने के लिए जाना था और आज ही अनाज की सारी बोरियां चोरी हो गई। टिल्लू पीलू से कहता है, पीलू, तुमको शॉपिंग करनी है क्या? ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, अब जितनी चाहे शॉपिंग कर लेना। पीलू क्रेडिट कार्ड पाकर बहुत खुश होती है और टिल्लू अनाज लेने के लिए शहर चला जाता है। अचानक बीच बाजार में टिल्लू को एक एसएमएस आता है। वो तुरंत ही अपने घर में फोन लगाता है। बबली टिल्लू से कहती है, अरे बेटा, घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई है, पूरे जेवरात चोरी हो गए हैं। माँ, मुझे लगता है ये पीलू का काम है, उसने मेरे क्रेडिट कार्ड से पूरा बैंक ही खाली कर दिया है। मैं अभी पुलिस को कंप्लेन करता हूँ। फिर टिल्लू तुरंत ही पुलिस के पास जाता है। वहाँ पर वो इंस्पेक्टर चील को पूरी बात बताता है। फिर कुछ ही दिनों बाद पीलू पकड़ी जाती है और टिल्लू को उसके द्वारा लूटा गया सारा सामान वापस मिल जाता है। अब टिल्लू अपनी माँ के साथ सुरक्षित रहने लगता है। इंदिरा नगर में रानी नाम की एक छोटी बच्ची अपने परिवार के साथ रहती थी। एक दिन रानी की फैमिली मेले में जाने की तैयारी कर रही थी। रानी को मेला बहुत अच्छा लगता था और बहुत खुश भी थी। हम आज मेले में जाएंगे, बहुत सारी मिठाई खाएंगे, बलून फोड़ेंगे और बताशे लाएंगे। मेले में जाने से पहले रानी को उसकी माता और पिता बहुत सारी चीजें समझाते हैं, जैसे कि, रानी बेटा, मेले में चलते वक्त हमारे हाथ पकड़ के ही चलना, हमें छोड़ के दूर कहीं ना जाना।
पिताजी की बात को सुन के रानी, हाँ पिताजी, हम कहीं नहीं जाएंगे, आप ही के साथ रहेंगे, कहती है। और उसकी माँ कहती है, देखो रानी, कोई अगर कुछ भी देना, खाना नहीं, आपको जो चाहिए हमें बताओ, हम आपके लिए खरीदेंगे। तो माँ को भी रानी कहती है, हाँ माँ, जैसे आप कहो। तो ऐसे तैसे करके रानी और उनकी परिवार की यात्रा चल पड़ती है मेले की ओर। मेले में जाते वक्त सब लोग नाश्ता करने के लिए उतर जाते हैं। अरे जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म कर लो, वरना मेले में जाने के लिए देरी होगी। रानी बेटा, आ जाओ, तुम भी खा लो, यहाँ वहाँ देखते पीछे ना रह जाना। सबकी बातों को रानी मुंडी हिलाती है, मगर रास्ते में आने जाने वाली गाड़ियों को देखते, उसमें बैठे लोगों को टाटा करते हुए और हड़बड़ी में रानी की पूरी फैमिली रानी की ख्याल न करते हुए चले जाते हैं। बीच रास्ते में खड़ी रानी को याद आता है कि अपना परिवार चला गया है, ना उसको घर का पता है और ना मेले का। घर का रास्ता नहीं मिलने के कारण रानी काफी देर से परेशान हो जाती है। रानी के घर वाले मेले में जाने की खुशी में गाते बजाते आगे निकल जाते हैं। उनके साथ मेले में जाने वाले और परिवार भी जुड़ जाते हैं और रानी अपने साथ नहीं है इसका ख्याल ही उन्हें नहीं आता है। घर की रास्ता ढूंढने में परेशान रानी, अरे चाचू, आपको इंदिरा नगर का रास्ता पता है? अरे नहीं बेटा, इंदिरा नगर में कहाँ जाना है आपको? मेरी घर की पता तो पूरा मुझे नहीं पता। ऐसे कहते हुए रानी आगे निकल जाती है। रानी को भूख बहुत सताने लगती है। भूख से जोर से रोती हुई रानी चलते चले जा रही है। ऐसे ही अपने घर की पता ढूंढते हुए रोते जाने वाली रानी को रास्ते में चॉकलेट की गाड़ी गुजरता हुआ नजर आता है और उस गाड़ी से एक बड़ा सा चॉकलेट नीचे गिर जाता है। रानी के तो भाग्य खुल गए। रोते रोते जाने वाली रानी की मुंह पे मुस्कुराहट आती है। अरे मुझे भूख लगी थी तो भगवान ने इतनी बड़ी चॉकलेट दे दी। ऐसे कहते हुए रानी अपने घर की रास्ता ढूंढना भूलकर उस चॉकलेट को उठाती है। चॉकलेट इतना बड़ा था कि रानी के हाथ से उसको उठाना भी नहीं हुआ। तो रैपर खोल के रानी एक जगह पे एक टुकड़ा तोड़ के खाने शुरू करती है और उसी समय वहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी आती है। रानी को फट से याद आ जाता है कि उसे घर भी पहुँचना है, तो दौड़ के जाके पुलिस की गाड़ी को रोक लेती है। पुलिस अंकल, मैं ना रास्ता भूल गई हूँ, मुझे घर जाना है। बेटा, आपका घर कहाँ है? एड्रेस क्या है? मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मेरा घर इंदिरा नगर में है। तब पुलिस वाला भी परेशान हो जाता है और रानी को कहता है, कोई बात नहीं, हम आपको घर पहुंचा देंगे। कहते हुए रानी को गाड़ी में बिठाता है, मगर रानी थोड़ी ही आने वाली थी। वो कहती है, पहले अपना चॉकलेट उठा ले। पुलिस वाला भी डट जाता है, या रानी को ले जाएगा या फिर चॉकलेट को। तो रानी दोनों हाथों से खींचते हुए उस चॉकलेट को गाड़ी में चढ़ा देती है। गाड़ी में बैठ के पेट भर चॉकलेट खाती है। रानी ने सोचा थोड़ा बहुत इसे पुलिस वाले को भी दे दे और बाकी बचा हुआ घर ले जाए, ताकि घर में जो उनके परिवार है वो भी खा सके। हाँ, इतनी अच्छी चॉकलेट तो अकेले नहीं खाना चाहिए, ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाते हैं ना। ऐसे मन में कहते हुए पुलिस वालों को भी एक एक टुकड़ा चॉकलेट तोड़ के देती है। उतने में पुलिस स्टेशन भी आ जाता है। इस तरफ पुलिस स्टेशन में रानी की पिताजी और माँ भी थे। वो कंप्लेंट लिखाने आए थे रानी के बारे में। अपनी माँ और पिताजी को देखते हुए रानी दौड़ के आती है और कहती है, माँ और पिताजी देखो ना मैं क्या लाई हूँ। अरे रानी बेटा, आप कहाँ चले गए थे? रानी, तुम्हें इतना समझाया था ना कि मेले में जाते समय हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम कितना घबरा गए थे। कहाँ गए थे आप? और पुलिस की गाड़ी में आप कैसे आए? अरे माँ, मुझे ना भूख लगी थी और घर का रास्ता भी नहीं पता था, तो मैं वहाँ पे ये चॉकलेट मिला, खाते बैठी थी,
पुलिस अंकल मुझे घर जाने की प्रॉमिस करके यहाँ लेके आए हैं। अच्छा हुआ तुम्हें यहाँ तक ले आए। हाँ पिताजी, आप यहाँ पे हो ना, अच्छा ही हुआ। कहते माँ और पिताजी की दोनों को हाथ पकड़ के गाड़ी तक ले जाती है और माँ पिताजी गाड़ी में देखते हैं कि इतना बड़ा चॉकलेट पड़ा है। अरे रानी, आपको इतना बड़ा चॉकलेट किसने दिया? कहा था ना कि कोई कुछ दे तो आप उसको खाना नहीं। अरे माँ, मैंने किसी से मांगा नहीं और किसी ने मुझे दिया भी नहीं। ये बड़ा चॉकलेट जब चॉकलेट की गाड़ी जा रही थी उससे गिर गई थी, तो हमने भूख लगी थी तो लेके खा लिया। रानी को वापस पाने की खुशी में उस चॉकलेट को भी लेके स्टेशन में सबको चॉकलेट बांटती है रानी की माँ और पुलिस इंस्पेक्टर को धन्यवाद कहते हुए रानी के साथ वापस खुशी खुशी घर चले जाते हैं। एक बड़ी सी जंगल थी। उस जंगल में नदी के किनारे एक पेड़ पर कबूतर रहता था। उसी जंगल में एक दिन कहीं से एक मधुमक्खी भी गुजर रही थी। अचानक से वह एक नदी में जा गिरी। उसके पंख गीले हो गए। उसने बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं निकल सकी। जब उसे लगा कि वह अब मर जाएगी, तो उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे कोई तो मुझे बचाओ, बचाओ, मैं नदी में गिर गई हूँ, मैं उड़ नहीं पा रही हूँ, मुझे नदी से बाहर निकालो। तभी पास के पेड़ पर बैठे कबूतर की नजर उस पर पड़ गई। कबूतर ने उसकी मदद करने के लिए तुरंत पेड़ से उड़ान भर ली। नदी के पास जाकर बैठने वाली कबूतर सोचती है, अरे इसको कैसे बचाएं? ये तो इत्तू सा मधुमक्खी है। हाँ, आइडिया। ऐसे कहते हुए एक तरकीब सोचती है। कबूतर ने एक पत्ते को अपनी चोंच में पकड़कर उसे नदी में गिरा दिया और मधुमक्खी से कहा, अरे मधुमक्खी, आप ना इस पत्ते पर बैठ जाओ, मैं अपनी चोंच में इसे लेके नदी से बाहर उड़ जाऊंगी। हाँ, आपकी आइडिया तो बहुत ही अच्छी है, आप बहुत होशियार हो, मैं जरूर उस पत्ते पे बैठ के नदी पार करूंगी। वह पत्ता मिलते ही मधुमक्खी उस पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में उसके पंख सूख चुके थे। तब वह उड़ने के लिए तैयार थी। इस बात को कई दिन बीत चुके थे। एक दिन वही कबूतर गहरी नींद में सो रही थी और तभी एक लड़का उस पर गुलेल से निशाना लगा रहा था। कबूतर गहरी नींद में थी, इसलिए उसे इस बात की एहसास नहीं हुई, लेकिन उसी समय वहाँ से एक मधुमक्खी गुजर रही थी, जिसकी नजर उस लड़के पर पड़ गई। यह वही मधुमक्खी थी जिसकी जान कबूतर ने बचाई थी। अरे बदमाश लड़के, कबूतर सो रहा है तो उसको निशाना बना रहे हो, देखो मैं क्या करती हूँ। मधुमक्खी तुरंत लड़के की ओर उड़ गई और उसने जाकर सीधे लड़के के हाथ पर डंक मार दिया। मधुमक्खी के काटते ही लड़का तेजी से चिल्ला पड़ा। उसके हाथ से गुलेल दूर जाकर गिरी। अरे बहुत जलन हो रही है, मधुमक्खी ने मुझे काट लिया, अब मैं क्या करूं? कहते हुए रोने लगा। लड़के की रोने की आवाज सुनकर कबूतर की नींद खुल गई थी। वह मधुमक्खी के कारण सुरक्षित बच गई थी। कबूतर को सारी माजरा समझ में आ गया। उसने मधुमक्खी को जान बचाने के लिए धन्यवाद बोली। अरे मधुमक्खी, तुम तो मेरी जान बचाई, वरना इस बदमाश लड़के ने तो मुझे निशाना बना लिया था। अरे मैंने आपकी उपकार नहीं भूली। ऐसे दोनों बात करते हुए जंगल में उड़ गए। हमें भी जरूर मुसीबत में फंसे व्यक्तियों को मदद करनी चाहिए। इससे हमें भविष्य में इसके अच्छे परिणाम जरूर मिलते हैं। अच्छा कर्म से अच्छा फल। अमृता अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर की सैर करने जाती है। अमृता छोटी बच्ची थी और अपनी माँ की गोद में बैठ के सैर कर रही थी, इसीलिए चिड़ियाघर में उसके लिए टिकट नहीं लगता। उसकी मम्मी खुद के लिए और उनकी पापा के लिए टिकट लेने गई। भैया 2 टिकट देना। तो अमृता पूछती है, मम्मी मेरे लिए टिकट नहीं लोगे? तो मम्मी कहती है, अरे बच्चे तुम तो छोटे हो, इसलिए तुम्हें कोई टिकट नहीं लगेगा। ऐसे कहते हुए तीनों चिड़ियाघर में जाते हैं। अमृता ने चिड़ियाघर में देखा कि
के अंदर एक तालाब है, उसमें ढेर सारे बतख और बगुला तैर रहे हैं। उसे बहुत अच्छा लगा तो अमृता बतख को पूछती है, अरे बतख, मेरी सहेली बनोगी? मुझे भी पानी में तैरना बहुत अच्छा लगता है, क्या तुम मुझे सिखाओगी? तो उसको उत्तर में बतख क्वक 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 करते हुए हंसता है। उसके बाद अमृता ने देखा कि एक बंदर बैठा है, वह छोटे छोटे बंदरों को खिला रहा है और उसके पीछे पीछे छोटे छोटे बंदर भाग रहे हैं। तो अमृता मम्मी को पूछती है, अरे माँ, मुझे खाना खिलाने के लिए आप मेरे पीछे भागते हो, मगर बंदर को देखो, माँ आगे भाग रही है और बाकी बंदर पीछे। ऐसे कहते हुए जोर से हंसती है और उसकी माँ भी उसकी खुशी देखे उसकी खुशी में शामिल होती है। हाँ हाँ बच्चू, तुम भी तो बंदर से कम हो क्या? तुम मेरी प्यारी सी छोटी बंदर हो, ऐसे बोलती है। अमृता मम्मी पापा के साथ आगे जाते जाते देखती है एक भालू, उसके बाद लंबी गर्दन वाली एक जिराफ को देखा और ढेर सारे शेर को भी देखा। शेर बहुत जोरों से गरज रहा था। छोटे छोटे बच्चे उसको देखकर डर रहे थे। अरे माँ, ये इतना क्यों गरज रहा है? मुझे भी डर लग रहा है। नहीं नहीं बेटे, ऐसे डरते नहीं हैं। शेर खामखा किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। अगर उसको भूख लगी है तो सिर्फ भूख मिटाने के लिए ही वो शिकार करता है। ये तो पिंजरे में है ना, तो डर किस बात की? तो अमृता बहुत खुश हुई और नजदीक से शेर को देख के तालियां बजाने लगी। फिर अमृता ने देखा एक हाथी का झुंड और उसके छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पर थे। वह आपस में खेल रहे थे और इस तमाशे को वहाँ के सारे बच्चे देखते हुए मंत्रमुग्ध हो गए थे। बड़ा हाथी छोटे छोटे हाथियों के बदन पे अपनी सूंड में पानी लेते हुए नहला रहा है और छोटे छोटे हाथी लाइन से अपनी माँ के पीछे आगे घूम रहे हैं। अमृत ये सब देख रही थी और उसे लगा अपनी माँ की गोद में बैठ के जो सैर कर रही है वो गलत है। जब वहाँ से बाहर निकले तो अमृत अपनी मम्मी की गोद में नहीं थी। अमृत ने चिड़ियाघर में ये भी देखा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे वहाँ अपने पैरों पे चल रहे थे। कोई भी अपनी मम्मी पापा के गोद में बैठा हुआ नजर नहीं आया। अमृता भी अपनी मम्मी पापा के हाथ पकड़ के अपने छोटे छोटे पैरों से चलने लगी। असल में अमृता एक डरपोक और बहुत ही जिद्दी बच्ची थी। उसकी जिद को कम करने और डर को भगाने के लिए ही अमृत के मम्मी पापा उसे चिड़ियाघर ले आए थे। अमृता खुद अपनी प्रेरणा से बिना गोद में बैठे चलते हुए देख के उसकी मम्मी पापा को बहुत खुशी हुई। इतना ही नहीं, अमृता चिड़ियाघर में रेलगाड़ी में भी सैर किया और ऊंट की सवारी भी की। सदैव बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। बच्चों के मन के विकास के लिए उन्हें दुनिया का रूप दिखाना जरूरी होता है। सुंदर वन में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहती थी। आइसक्रीम की दुकान चलाते थे। वे लोग आइसक्रीम घर पे ही बनाते थे और 1 रुपए में आइसक्रीम बेचा करते थे। आइसक्रीम की कीमत कम होने के कारण उनकी आइसक्रीम बहुत बिकती थी। दिन भर उनकी दुकान पर पक्षियों की लाइन लगी रहती थी। एक बच्चा ग्राहक उनकी दुकान पर आके कहता है, पीलू आंटी, ये लो 2 रुपए, मुझे 2 आइसक्रीम देना। ये लो बेटा। तभी वहाँ पर हरिया काका पहुँचता है। वो कहता है, पीलू बेटा, मुझे 10 आइसक्रीम देना। मेरे बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं आइसक्रीम खाने की, और हाँ, एकदम ठंडी ठंडी देना। पीलू कहती है, हाँ हाँ हरिया काका, सभी आइसक्रीम एकदम ठंडी हैं। फिर पीलू 10 रुपए की 10 आइसक्रीम हरिया काका को देती है। इस तरह पीलू चिड़िया कम पैसे में ज्यादा आइसक्रीम बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा रही थी। पीलू चिड़िया की दुकान के ठीक सामने कालू कौवा भी आइसक्रीम बेचा करता था। कालू बहुत महंगी आइसक्रीम बेचता था। इस वजह से जंगल के पक्षी उसकी दुकान में जाने से कतराते थे। बबलू और पीलू की दुकान पर भीड़ लगी देखकर कालू कौवा बहुत चलता था। एक दिन वो अपनी पत्नी सुंदरी कौवी से कहता है, वो देख सुंदरी, दिन भर बबलू और पीलू की दुकान पर पक्षियों की लाइन लगी रहती है और हमारी दुकान की तरफ कोई देखता भी नहीं है।
जब से इन लोगों ने 1 रुपए की आइसक्रीम बेचनी शुरू की है, हम लोगों का धंधा तो एकदम चौपट ही हो गया है। कुछ समझ नहीं आता है कैसे अपनी दुकान पर पक्षियों को बुलाऊं। सुंदरी कहती है, तुम क्यों बेकार में चिंता करके अपना खून जला रहे हो? मेरी मानो तो तुम भी 1 रुपए वाली आइसक्रीम बेचना शुरू कर दो। लेकिन सुंदरी, हमें आइसक्रीम बनाना कहाँ आता है? सुंदरी कहती है, अरे जी, तुम शहर से केमिकल वाली आइसक्रीम ले आए ना। हम 1 रुपए में 2 आइसक्रीम बेचा करेंगे। इतनी सस्ती आइसक्रीम बेचेंगे तो जंगल के सारे पक्षी हमारी दुकान में आएंगे। अगले दिन कालू कौआ शहर में जाकर केमिकल से बनी हुई आइसक्रीम का एक बड़ा सा डब्बा लेकर आता है और दूसरे दिन से वो अपनी दुकान में उसे बेचने लगता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, रंग बिरंगी आइसक्रीम, 1 रुपए में कई सारे फ्लेवर वाली आइसक्रीम। उसकी आवाज सुनकर बबली चिड़िया वहाँ पहुँचती है और कहती है, अरे कालू अंकल, क्या आप भी आज से 1 रुपए वाली आइसक्रीम बेच रहे हैं? कालू कहता है, हाँ बबली, मैं भी अब से 1 रुपए वाली आइसक्रीम बेचने लगा हूँ और मेरे पास बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। तुम्हें कौन सा चाहिए? बबली कहती है, अंकल जी, मुझे मैंगो फ्लेवर्स की 2 आइसक्रीम देना। कालू कौआ बबली को मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम देता है। आइसक्रीम खाकर बबली कहती है, वाह अंकल, ये आइसक्रीम तो बहुत टेस्टी है। मैं अपने और दोस्तों को लेकर आती हूँ। आइसक्रीम के बहुत सारे फ्लेवर होने के कारण कालू कौए की दुकान चलने लगती है। अब पीलू चिड़िया के सारे ग्राहक कालू के यहाँ से आइसक्रीम खरीदने लगते हैं। ये देखकर बबलू बहुत दुखी हो जाता है और उसे पीलू समझाती है, तुम चिंता क्यों करते हो? हमारी आइसक्रीम बिना केमिकल की है। देखना, एक न एक दिन सारे पक्षी हमारे ही दुकान में वापस आ जाएंगे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कालू कौए की केमिकल वाली आइसक्रीम खाकर लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं। बहुत सारे पक्षी उसकी दुकान पर इकट्ठा हो जाते हैं और हंगामा करने लगते हैं। हरिया कहता है, अरे तुम अपनी आइसक्रीम में क्या मिलाते हो? हमारे बच्चे तुम्हारी आइसक्रीम खाकर बीमार पड़ने लगे हैं। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पीलू चिड़िया की आइसक्रीम हम खाते थे तो कोई भी बीमार नहीं पड़ता था। हम तुम्हारी कंप्लेन पुलिस में करेंगे। ये सुनकर कालू डर जाता है। वो कहता है, नहीं नहीं, मेरी कंप्लेन पुलिस में मत करना। मैं अब से आइसक्रीम बेचना बंद कर दूंगा। मैं ये आइसक्रीम शहर से खरीद कर लाता था। मुझे नहीं पता था कि इसमें केमिकल्स मिले हैं जिससे बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। फिर कालू कौआ केमिकल से बनी हुई आइसक्रीम बेचना बंद कर देता है और पीलू और बबलू की दुकान फिर से चल निकलती है। सारे पक्षी उन्हीं के यहाँ से आइसक्रीम खरीदने लगते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों पति पत्नी अब अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम बेचने लगते हैं। उनकी दुकान की बिक्री अब और बढ़ जाती है। फिर बबलू कबूतर और पीलू चिड़िया खुशी खुशी रहने लगते हैं।